ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार कंफर्म कीजिए मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, बाकी लोगों ने क्यों नहीं जॉइन किया है? किसी को पता है क्या? इन्फॉर्म तो मैंने पहले कर दिया था। ओके, सो द स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टीच यू। ये क्लासेस पहले से स्टार्ट होने वाली थी बट किसी रीज़न की वजह से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे। यूनिट 2 जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो उसका जो फर्स्ट ओके तो इसमें जो Okay, so the very first topic is exercise physiology, its scope and importance in the field of physical education and sports. तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल एजुकेशन में इसकी क्या ज़रूरत है, हम इसमें क्यों पढ़ते हैं। सो द सेकेंड टॉपिक that we are going to study is cardiorespiratory adaptations to long and short term physical activities। इसमें क्या है, इसमें आपको दो टर्म्स दिख रहे होंगे, एक है कार्डियो, एक है रेस्पिरेटरी। इसमें हम हार्ट से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ठीक है, इसमें हम लोग आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, सो कार्डियो रेस्पिरेटरी अडेप्टेशंस टू लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि आप जब कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसका अडेप्टेशन क्या हो रहा है आपके हार्ट में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कार्डियो रेस्पिरेटरी टुगेदर, उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव मसल। इसमें मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मसल फाइबर कैसा दिखता है, क्या होता है, क्या उनका फंक्शन होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर समय ये नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। मसल फाइबर कौन कौन से तरीके की होती है, उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में क्या इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनएमजे बोलते हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन वी हैव बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, की फूड प्रोडक्ट्स का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एरोबिक और एनारोबिक सिस्टम्स क्या है, रेस्ट और एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में इनमें क्या चेंजेस आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरिंग एनर्जी कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइज, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। देन विल स्टडी अबाउट रिकवरी प्रोसेस। रिकवरी क्या है, फटीक क्या है, फटीक कितने टाइप के होते हैं, एनर्जी रिस्टोर कैसे होती है, इन सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देन वी हैव एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी अंडर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान आप, चाहे आप हॉट एनवायरनमेंट में कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप कोल्ड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, या फिर आप हाई ऑल्टीट्यूड में परफॉर्म कर रहे हैं, हम इसके अंदर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसमें क्या इंपैक्ट पड़ता है। देन वी हैव अनदर टॉपिक विच इज़ वीमेन इन स्पोर्ट्स। वुमेन का क्या रोल है, हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। जेंडर डिफरेंसेस क्या हैं और ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं जो वीमेन एथलीट्स फेस करती हैं। देन वी हैव एजिंग, वी हैव फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू वेरियस थेरेपेटिक मोडालिटीज एंड रिहेबिलिटेशन। इसमें हम लोग आपकी रिहैब के बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी जो टॉपिक है, दिस इज फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वेरियस एर्गोजेनिक एड्स, मसाज मैनिपुलेशंस एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्या क्या होते हैं, उन मसाज टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये आपका बेसिक एक पूरा हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया है आपके सिलेबस के अंदर क्या है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हम इसको बाद में कवर करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कार्डियो रेस्पिरेटरी अडेप्टेशंस टू लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। कोई और नहीं आया क्लास में? ठीक है। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमारे सब्जेक्ट का नाम है। आप यहाँ पे स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हार्ट भी दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम दिख रहा है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को स्टडी करने से पहले जो सबसे पहला टर्म है हमें पता होना चाहिए एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से पहले, वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये बेसिकली होते क्या है।
तो एनाटॉमी में आपको बहुत ही बेसिक टर्म्स में आपको बताती हूँ, जो भी आपके बॉडीली स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर है हार्ट, आपकी बॉडी के अंदर है लंग्स जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जानते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर क्या क्या आ जाता है, बहुत कुछ आता है, आपके स्टमक आ जाता है, ठीक है, आपका ये इंटेस्टाइन्स आती है। तो ये जो भी आपके वेरियस ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये दिखने में कैसे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हार्ट को लेके चलूँ तो ये, फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, इसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे 4 चैम्बर्स होते हैं। तो हार्ट का साइज़ क्या है, हार्ट का साइज़ क्या है, उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं, तो वो क्या है, चैम्बर्स क्या है, उन चैम्बर्स के अगर हम लोग बात करें तो हार्ट की लेयर्स, कितने टाइप की लेयर्स हैं उसके अंदर, कौन कौन सी लेयर्स हैं। फिर उसके अंदर हम लोग वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम उसके अंदर वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो भी पूरा स्ट्रक्चर है, जो भी किसी भी एक ऑर्गन का एक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर्स। मैंने अभी आपको बताया, आपके जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में जो भी स्टडी है उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। इट एग्जामिन्स, क्या पता करती है, किसके बारे में बताती है, आपके बोन्स, आपके मसल्स, ऑर्गन्स, उनका क्या शेप है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, और वो आपकी बॉडी में किस पोजीशन में अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर। अब फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी सिंपल सी भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ दोज लिविंग स्ट्रक्चर्स वर्क। अभी मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हार्ट ही लिया था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया हार्ट के अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर्स हैं। हम लोगों ने एनाटॉमी के अंदर पढ़ लिया कि 4 चैम्बर्स हैं। अब हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि ये 4 चैम्बर्स हैं तो क्यों है, वाई। वाई का जो आंसर करेगा वो है फिजियोलॉजी, ठीक है। सिंपल भाषा में एनाटॉमी क्या है, जो हम लोग बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में स्टडी, वो एनाटॉमी है। और वो बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, वो होती है, वो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजियोलॉजी। एम आई क्लियर टिल हियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जो हमारा मेन टॉपिक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑल्टर इन रिस्पॉन्स टू एक्यूट बाउट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्यूट बाउट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड अडाप्ट टू क्रोनिक फिजिकल ट्रेनिंग ओवर टाइम। कहने का क्या मतलब है, आपकी बॉडी के, अभी मैंने हार्ट की बात की तो हम हार्ट को एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। अभी आप जब एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आपने 1 बाउट ऑफ एक्सरसाइज करी, 1 बाउट, सिंगल बाउट ऑफ एक्सरसाइज, मतलब अभी आप फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट डे, एज आप आज जिम में गए, आपका फर्स्ट डे है जिम के अंदर, तो आपने क्या महसूस करेंगे, आप आपकी बॉडी के अंदर आपका क्या है, आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आपकी मसल में सोरनेस आ जाएगी, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे जो हम लोग रिस्पॉन्स देखते हैं एक्सरसाइज के, ये दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्यूट बाउट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मतलब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमने छोटी एक्टिविटी कोई परफॉर्म करी है, उसके तुरंत बाद आपकी बॉडी के क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और आप कोई एक्सरसाइज आप सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं, मतलब क्रोनिक फिजिकल ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, तो उसका आपकी बॉडी के जो फिजियोलॉजी है उसमें क्या एडाप्टेशन है। समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है। नाउ अब ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है, आपकी जो लाइफ है उसके अंदर हायरार्की क्या है, आपका ऑर्गन सिस्टम डेवलप कैसे हो रहा है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ से स्टार्ट होता है ये केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल लेवल, ठीक है। तो केमिकल लेवल के अंदर क्या आता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स में क्या आ जाता है, जैसे कि आपका होता है कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये सब लोग मिलके क्या बना देते हैं, जैसे कि आपके कुछ, आपका वाटर मॉलिक्यूल बनाया, वाटर बनाया, या कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स बनाए। तो ये क्या होता है, ये एटम्स होते हैं, एटम्स मिलके आपके कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके एक सेल फॉर्म करते हैं। द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। इसके बाद आता है टिश्यू लेवल। ऐसे सेल्स जो सिमिलर जिनकी प्रॉपर्टीज होती है वो मिलके बनाते हैं आपके टिश्यूज,
सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो सेल हैं वो मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सिंगल सेल है, काफी सारे सेल मिले तो बन गया टिश्यू। अब यही आगे चल के एक ही जैसे टिश्यू है, जब ये बहुत सारे दो या दो से ज्यादा तरीके के, यहाँ पे हम लोग लिखा है स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ, चाहिए ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट टिश्यूज हियर, सॉरी, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर। तो ये सिमिलर सेल्स जब एक साथ काम करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक टिश्यू फॉर्म करते हैं। अब ऐसे ही जब टिश्यू है, दो या दो से तरीके के ज्यादा टिश्यूज जब एक साथ काम करते हैं तो वो बना देते हैं एक ऑर्गन। अब जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये माउथ भी है, ये ट्रैकिया भी है, आपका डाइजेस्टिव, पूरा ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो ये एक बन जाता है आपका ऑर्गन सिस्टम। नाउ वी हैव यूजीसी नेट के अंदर आपको कई बार बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है, तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। फादर ऑफ एनाटॉमी किसको बोला जाता है, एंड्रियस वेसिलियस को बोला जाता है। फादर ऑफ फिजियोलॉजी बोलते हैं हम एल्बर्ट वॉन हॉलर को। फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी इज क्लॉड बर्नेट। फादर ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज ऑगस्ट क्रो। फादर ऑफ किन्सियोलॉजी इज अरिस्टो। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हम किसके सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्लड के सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। ब्लड क्या है, ब्लड आपकी बॉडी में मौजूद इकलौता फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा इसको, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, किन किन चीजों से मिलके बना होता है ये ब्लड, किन किन चीजों से मिलके बना होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, ठीक है, अराउंड 55% प्लाज्मा अवेलेबल होता है, प्रेजेंट रहता है, और 45% के अराउंड अवेलेबल रहता है आपका एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स, ये सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लड। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड, सेकेंड इज ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड इज हार्ट। हार्ट को, ब्लड वेसल्स को और ब्लड को मिला के जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम का काम क्या है, देखिए, दिस सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स एंड रिमूव्स अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यूज। आपकी जो बॉडी है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये किससे फॉर्म हुई है, एक हमने अभी बात करी सेल्यूलर लेवल पे हम लोगों ने बात की थी, एक सेल से फॉर्म है। तो सेल कब काम करता है, सेल की बहुत सारी क्वालिटीज होती है, लेकिन वो जैसे कि रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये ग्रोथ के लिए भी ये सेल रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो कुछ भी आपके बॉडी के अंदर हो रहा है वो सब कुछ सेल की वजह से, सेल है प्रेजेंट आपकी बॉडी में, इसलिए वो सब कुछ हो पा रहा है। तो सेल को अपना कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपको अवेलेबल कर, आपकी बॉडी के टिश्यूज को अवेलेबल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी कोई भी एक नस है, ये कोई आपकी एक आर्टरी है, इसके अंदर ये आपको दिख रहा है ये रेड ब्लड सेल है, ये पूरा ब्लड है, ठीक है। अब क्या होता है, ब्लड जाता है हार्ट के पास, हार्ट से जो ब्लड होता है वो मूव करता है आपके लंग्स में, वहां से गैस एक्सचेंज होती है और इसके अंदर भर जाता है बहुत सारा, ये छोटा छोटा ऑक्सीजन भर जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, मूव करता है आपकी स्पेसिफिक मसल्स के पास। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाइसेप कर्ल कर रही हूँ, मुझे अभी यहाँ पे अपनी मसल्स, जो मेरी बाइसेप्स है, मुझे बाइसेप्स में क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे ब्लड जाएगा, वहां पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी मसल के पास, फिर ये ऑक्सीजन इसमें से खत्म हो जाएगी, आपकी जो ब्लड है इसमें से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमने दो चीजें पढ़ी यहाँ पे, पहली चीज है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका क्या मतलब है, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन टर्म्स को हम लोग बाद में यूज करेंगे, इसलिए मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। तो हार्ट क्या है भाई, देखिए, इट इज अ फिस्ट साइज्ड मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। क्या करता है, एक आप अगर आप अपने हाथों से एक मुट्ठी बना ले, तो एक छोटा सा मुट्ठी के साइज का एक मस्कुलर ऑर्गन है, जिसका काम क्या है, ब्लड को आपकी पूरी बॉडी की तरफ पंप करना। आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक हिस्से को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करने का काम किसका होता है, हार्ट का काम होता है, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, चैम्बर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्या है हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
तो हार्ट कंटेन्स 4 चैम्बर्स दैट ब्रीफली होल्ड ब्लड बिफोर मूविंग इट। चैम्बर्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये बेसिकली क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, काइंड ऑफ रूम्स होते हैं। अभी इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ अ फिस्ट, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में अप्रोक्सीमेटली ये होता है। इन द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ चेस्ट, जिसको मीडियस्टेनम बोलते हैं। जो कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने इमेज भी डाली हुई है, ठीक है। Then it functions as a dual action pump, continuously circulating blood through the pulmonary and systemic vascular systems। मतलब इसका क्या मतलब है, पल्मोनरी मतलब कि जो आपका हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड लंग्स के पास जा रहा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन उसको बोलते हैं कि जो बॉडी में जा रहा है पूरा, हार्ट हार्ट और बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी, उनके बीच में जो भी सर्कुलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। एम आई क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सबको? आगे बढ़े। ओके, ठीक है। तो हमारी जो हार्ट की एनाटॉमी है, ये क्या क्या इंक्लूड करती है? सबसे पहला वॉल्स, हम वॉल्स के बारे में, वॉल्स बेसिकली लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। देन वी हैव चैम्बर्स दैट आर लाइक रूम्स, अभी भी मैंने आपको बताया। देन वी हैव वॉल्स जो खुलते हैं और बंद होते हैं, कैसे? डोर्स की तरह, जैसे रूम्स में दरवाजे होते हैं उनकी तरह इनका काम होता है, ये भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी हैव ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो हार्ट की लेयर्स के बारे में हम अभी आगे ही पढ़ेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट की वॉल्स के बारे में। योर हार्ट वॉल्स आर द मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्क्वीज करना, एंड रिलैक्स टू सेंड ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। योर हार्ट वॉल्स है 3 लेयर्स। तो हार्ट का काम क्या होता है, जैसे आपने बलून देखा है, आप बलून को फुलाते हैं तो बलून क्या करता है, रिलैक्स करता है। उसके बाद बलून को अगर आप उसके अंदर से एयर रिमूव कर देंगे तो बलून क्या करता है, स्क्वीज करता है, ठीक है। तो स्क्वीज करने की वजह से क्या होता है, बलून के अंदर से जैसे हवा बाहर निकलती है, वैसे ही जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड उसके अंदर से बाहर निकलता है, ओके। और जब रिलैक्स रिलैक्स करती है हार्ट की मसल्स, जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं, हार्ट की मसल्स जब रिलैक्स करती हैं तो उसके अंदर ब्लड फिल होता है। कैसे होता है इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग अभी बात करेंगे कि कौन कौन सी 3 लेयर्स होती है। पहली है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट, द पार्ट ऑफ विस्टरल लेयर दैट कवर्स द हार्ट बट नॉट द ग्रेट वेसल्स, इट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। एपिकार्डियम बेसिकली क्या है, जो हार्ट है उसका सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। देखिए ये हार्ट है, ये आपको हार्ट दिख रहा है, इसका एक छोटा सा पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे इसको मैग्नीफाई करके आपको दिखा रहे हैं। तो एपिकार्डियम कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा। ये जो हार्ट है इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो है हम इसके बारे में अभी आपको बताऊंगी मैं। ये आउटर मोस्ट लेयर है एपिकार्डियम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज, इट इज द मस्कुलर मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, इट इनेबल्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस किसकी वजह से हो पा रहे हैं, मायोकार्डियम की वजह से। और मायोकार्डियम सबसे थिकेस्ट लेयर होती है हार्ट की। It is the thickest layer of the heart wall, which with its thickness varying in different parts of the heart। तो सभी जगह पूरे हार्ट में सिमिलर इसकी थिकनेस नहीं होती है, वेरी करती रहती है, ओके। तो ये जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है इतना बड़ा, ये थिकेस्ट लेयर जो दिख रही है ये है मायोकार्डियम, ओके। और जो इसी तरह से जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये है आपकी एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, इट लाइन्स द इनर सर्फेसिस ऑफ द हार्ट चैम्बर्स इंक्लूडिंग हार्ट वॉल्स। हार्ट वॉल्स क्या है, हम इसके बारे में अभी आगे चल के बात करेंगे। तो हार्ट वॉल्स को भी ये लाइन करता है, और ये हार्ट की जो अंदर की मसल्स होती है उसको, इसकी लाइनिंग प्रोवाइड करता है। नाउ द एपिकार्डियम इज वन लेयर ऑफ योर पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भी आउटर मोस्ट लेयर है। द पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिव सैक दैट कवर्स योर एंटायर हार्ट। पूरे जो आपका हार्ट है, इस पूरे हार्ट को कवर करने का काम कौन करता है, पेरिकार्डियम, ठीक है। ये पेरिकार्डियम में क्या होता है, पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड होता है बेसिकली। अब जैसे आपका जो हार्ट है ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद फिर से एक्सपैंड कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये कंटिन्यूसली जब से आपका बर्थ हुआ है तब से ये मूवमेंट्स कंटिन्यूसली परफॉर्म हो रहे हैं।
तो इससे क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, हार्ट की मसल्स के जो अराउंड है यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन जनरेट होने से क्या होगा, हार्ट मसल्स डैमेज होगी। इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए पेरिकार्डियम लेयर के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ल्यूब्रिकेट हो जाती है मसल्स और फ्रिक्शनलेस हो जाता है। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट चैम्बर्स। हार्ट चैम्बर्स क्या है, देखो ये आपका हार्ट का डायग्राम आपको आपके राइट साइड में दिख रहा है। ओके, मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। जो मैम वो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है जो पेरिकार्डियम के अंदर है? हेलो, यस मैम। हाँ बताइए। मैम आपने बताया वो फ्लूइड भरा रहता है उस पे, जो पेरिकार्डियम पे। हम्म, जी मैम, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपकी, एक सेकेंड, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है यस मैम, इसको उसके बीच बोलते में हैं जो आपकी फ्लूइड भरा पेरिकार्डियल फ्लूइड। है। यस मैम। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थे हार्ट चैम्बर्स में। तो यहाँ पे आपको ये हार्ट दिख रहा है, ये हार्ट बेसिकली बीच से कटा हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं, 4 चैम्बर्स यानी कि 4 रूम्स दिख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको समझाती हूँ। 2 लार्ज वेन्स डिलीवर, अभी हम लोग राइट ऑट्रियम, ये राइट ऑट्रियम दिख रहा है, अभी सिर्फ इसमें ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, 2 लार्ज वेन्स डिलीवर ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू योर राइट ऑट्रियम। अभी हम लोगों ने बात की थी ऑक्सीजन पुअर ब्लड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड, वेरी गुड। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जिस ब्लड से ऑक्सीजन मसल्स ऑलरेडी यूज कर चुकी है, वो ट्रेवल करके आता है और राइट आर्टरियम में जाके एंटर हो जाता है। कहाँ से एंटर होता है, यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी सी वीन्स होती है, क्या नाम है उन वीन्स का, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का लिखा ये रहा। ठीक है, तो सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो ऊपर से जो आने वाली वीन है, यहाँ से एक वीन आती है बड़ी सी, वो होती है सुपीरियर वेना कावा, और ये नीचे से आपको दिख रही है, ये है इंफीरियर वेना कावा। तो ऊपर और नीचे से क्या मतलब है, इन जो सुपीरियर वेना कावा है, ये आपकी अपर बॉडी से जो ब्लड, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जो अपर बॉडी से आ रहा है, उसको लेके आती है और राइट ऑट्रियम में आके डम कर देती है, फिल कर देती है। और बाकी जो ब्लड है आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर बॉडी से, वो आपके राइट ऑट्रियम तक लाने का काम कौन कर रहा है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ओके। तो क्या होता है, राइट ऑट्रियम का काम क्या होता है, 2 लार्ज वेन्स डिलीवर ऑक्सीजन पुअर ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टू योर राइट ऑट्रियम। द सुपीरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम योर अपर बॉडी एंड द इंफीरियर वेना कावा ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम योर लोअर बॉडी। तो क्या हुआ, अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो ऑट्रियम है, ये जो रूम है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए, ये है पूरा ब्लड, इतना अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना कावा से, इतना ब्लड, अब अमाउंट ऑफ ब्लड आया इंफीरियर वेना कावा से, और ये आके यहाँ पे डंप हो गया राइट ऑट्रियम ने। अब राइट ऑट्रियम ने क्या किया, इतना अमाउंट ऑफ ब्लड होल्ड कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल दूसरा आपको दिख रहा है, इसी के नीचे दूसरा रूम दिख रहा है। ठीक है, दूसरा चैम्बर दिख रहा है बेसिकली। तो अब क्या होता है, ये जो ब्लड, ये जो आपका ब्लड है, अमाउंट, जितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड है, ये जाता है, एंटर करता है राइट वेंट्रिकल पे। The lower right chambers pumps the oxygen poor blood, that is deoxygenated blood, to your lungs through the pulmonary artery. The lungs reload the blood with oxygen. अब यहाँ से क्या होता है, इसमें इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है, मैं आपको दूसरा, ठीक है, ये वाला डायग्राम देखिए, ये आया आपका, यहाँ से ब्लड आया, राइट ऑट्रियम में आया, राइट ऑट्रियम में आने के बाद इसने एंटर किया राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से आपको ये दिख रही है एक आर्टरी बड़ी सी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड इसने कैप्चर किया है, इसमें से अब जब ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से जो ब्लड अमाउंट इसने रिसीव किया है, वो ब्लड जाएगा कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए जाएगा ये आपके लंग्स के पास। ठीक है, आपके लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज होगी, इसके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था अब उसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन फिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आगे प्रोसेस हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। इसके बाद बारी आती है लेफ्ट ऑट्रियम की, इस चैम्बर की। अभी तक हमने क्या देखा, ब्लड आया, राइट ऑट्रियम में एंटर किया, राइट ऑट्रियम से पुश हुआ, एंटर किया राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से वो बाहर चला गया। अब पल्मोनरी आर्टरी से बाहर जाने के बाद उसने वो गया लंग्स में, लंग्स में हुआ गैस एक्सचेंज, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन लेके अब वो वापस एंटर कर रहा है आपके लेफ्ट ऑट्रियम में। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट ऑट्रियम। तो लेफ्ट ऑट्रियम में देखिए क्या लिखा है, आफ्टर द लंग्स फिल योर ब्लड विद ऑक्सीजन द पल्मोनरी वीन्स कैरी द ब्लड टू द लेफ्ट ऑट्रियम। पल्मोनरी वीन्स, अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर लाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक वीन भी होती है, वीन का नाम क्या है, पल्मोनरी वीन्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर ले जा रही थी राइट वेंट्रिकल से, उसका नाम था ये वाली। ठीक है, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से मूव आउट हो रहा था, जिस आर्टरी से हो रहा था, अभी आर्टरी और वीन भी मैं आपको समझाऊंगी, जिस आर्टरी से हो रहा था, ये आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना, ध्यान रखना क्या प्रोसेस है। पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता है, लंग्स के पास जाता है, और लंग्स से ये देखिए यहाँ पे जो आपको ये दो आर्टरीज, दो वीन्स दिख रही हैं, ये हैं पल्मोनरी वीन्स। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर। गॉट इट। अब लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर यहाँ पे ब्लड, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड था, ऑक्सीजन, ये ब्लड है आपका, ब्लड के साथ बहुत सारा आपको ऑक्सीजन फिल्ड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये पुश करेगा और ये एंटर करेगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्लाइटली लार्जर देन द राइट। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा इस इमेज में, बहुत ही आसान तरीके से इजीली दिख रहा है। ये आपको मसल्स दिख रही है राइट ऑट्रियम की, ये आपको लेफ्ट ऑट्रियम की मसल दिख रही है। ठीक है, ये आपको राइट ऑट्रियम की मसल दिख रही है, ये आपको लेफ्ट ऑट्रियम की मसल दिख रही है, ये आपको राइट वेंट्रिकल की मसल दिख रही है, तो थोड़ी बहुत है, लेकिन आपको जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल दिख रही है, ये देखिए ये कितनी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, इसका क्या रीज़न है, ये भी आपको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, जितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप करना थ्रू आउट द बॉडी, टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। बार बार इस पंपिंग मैकेनिज्म की वजह से ये आपका हार्ट का एक एडाप्टेशन है, और इसलिए यहाँ की मसल्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपके पूरे हार्ट के जितने भी चैम्बर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो हार्ट मसल्स का साइज इंक्रीज होता है वो किसका होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का। इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी, जब किसी भी मसल का साइज इंक्रीज होता है, मसल साइज इंक्रीज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रोफी। और किसी भी मसल का साइज जब डिक्रीज होता है तो हम उसको बोलते हैं एट्रोफी। ये हम लोग मस्कुलर एडाप्टेशंस के टाइम पे पढ़ेंगे, मसल्स के टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ओके, अच्छा ओके, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने जितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव किया है, ये थ्रू आउट द बॉडी कैसे, कहाँ से ट्रांसफर करता है, ये करता है आउटा से। अब ये लेफ्ट आर्टरियम ने ब्लड रिसीव किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया, इसने एंटर किया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वाली जो आपको यहाँ से एक पाइप सी दिख रही है, ये है आउटा। ये आउटा से सारा ब्लड चला जाता है आपकी पूरी बॉडी की तरफ। ओके, तो ये है मैकेनिज्म आपके हार्ट का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हार्ट वॉल्व्स के बारे में। वॉल्व्स क्या है भाई, वॉल्स बेसिकली दरवाजे की तरह काम करती है। ठीक है, वॉल्स ओपन बिटवीन योर अपर एंड लोअर हार्ट चैम्बर्स। दो तरीके की वॉल्स होती है, एक होती है आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व और दूसरी होती है सेमी ल्यूनार वॉल्व। तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये नाम कहाँ से जनरेट हुआ है, बहुत ही ईजी है। आर्टरीज और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व आपको दिख रही है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो आपको दिख रहा है कर्व से बने हुए हैं, ये आपको दिख रहा है,
ये फोल्डिंग्स और ये सब क्या है, ये सारे हैं वॉल्व्स। तो वॉल्व्स का काम क्या होता है देखते हैं अभी। आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आर्टरीज और वेंट्रिकल के बीच में ये एक डोर की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ये है आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। तो आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन बिटवीन योर अपर एंड लोअर हार्ट चैम्बर्स, अपर हार्ट चैम्बर और लोअर हार्ट चैम्बर के बीच में ये खुलती हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर, ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कौन सी है, जो ये लेफ्ट साइड में, जो ये राइट साइड में दिख रही है आपको, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और जो ये वाली वॉल्व आपको दिख रही है, ये जो आपको दरवाजा सा दिख रहा है, ये है मिट्रल वॉल्व, या फिर इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। दो नामों से जानते हैं इसको, ओके। डोर बिटवीन योर राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और मिट्रल वॉल्व क्या है, डोर बिटवीन योर लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसका काम क्या है देखो, आप अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये आपका एक चैम्बर है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है और एक चैम्बर ये है। अब ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो वॉल्स का बेसिकली काम क्या होता है, टू इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना, कि जो ब्लड का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल हो। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि ब्लड अगर राइट साइड से जा रहा है तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड ही जाए, या ऊपर से आ रहा है तो सिर्फ नीचे ही जाए। ऐसा ना हो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये ब्लड वापस ऊपर चला जाए, ठीक है। कैसे समझाऊं मैं आपको इसको, यहाँ पे देखिए, ये आपका राइट ऑट्रियम में ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। अब ये सारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारा अमाउंट ऑफ ब्लड एंटर करना पड़ेगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपकी लंग्स में। तो ये वाला ब्लड को यहाँ पंप करा, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वाला जो ब्लड है, जो ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर रिसीव हो गया है, ये वापस से राइट ऑट्रियम में ना जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करते जा रहा है, ठीक है। तो ये इंश्योर करने के लिए यहाँ पे वॉल्व्स लगे हुए हैं। ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, देखिए ये वॉल्व है, यहाँ से ब्लड आया। अब ये वॉल्व की जो आपको देख रही है, जो इसका स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि यहाँ से अगर प्रेशर लगेगा तो ये वॉल्व्स खुल जाएंगी, ये वॉल्व्स ऐसे हो जाएंगी, और यहाँ पे वेंट्रिकल जो है ये ब्लड से फिल हो जाएगा, ठीक है, पूरा फिल हो जाएगा। इसके बाद अगर जब ये मसल्स रिलैक्स करेंगी तो यहाँ पे, ओके, एक बार दोबारा देखते हैं। ये आपका है राइट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम से ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर किया। तो जब ब्लड इसके अंदर एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा, तो ये जो मसल्स हैं ये एक्सपैंड करेंगी, ठीक है। जब ये मसल्स एक्सपैंड करेंगी, जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल की कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो ये जो आपको वॉल्व्स दिख रहे हैं ये वापस से बंद हो जाएंगे। ये बंद हो जाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, नहीं जाने देंगे ब्लड को। तो जितना भी ब्लड यहाँ पे रिसीव हुआ है वो सारा इसके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है मूव करने के लिए, वो है आपका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये इंश्योर करने के लिए यहाँ पे वॉल्व्स लगे रहते हैं, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मिट्रल वॉल्व का भी यही काम है, जो भी अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में रिसीव हुआ है वो सीधा जाए लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऐसा ना हो कि वो वापस से लेफ्ट आर्टरियम में दोबारा जा रहा है, ओके। नाउ वी हैव सेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन व्हेन द ब्लड फ्लोज आउट ऑफ योर वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है तो जो वॉल्स खुलती हैं, ये दिख रही हैं आपको, ये वाली जो वॉल्स हैं ये सेमिल्यूनर वॉल्स हैं। सेमिल्यूनर वॉल्स वो होती हैं जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है, अब चाहे वो लंग्स के पास जा रहा हो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में रिसीव हुआ है वो आपकी पूरी बॉडी में जा रहा हो, ओके। तो सेमिल्यूनर वॉल्स वो वॉल्स हैं जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर करते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स के पास। ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी और ये आपके आउटिक आउटा में प्रेजेंट होते हैं। तो आउटा में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं आउटिक वॉल्व, और जो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है उस वॉल्व को बोलते हैं पल्मोनिक वॉल्व, ओके। एक बार पढ़ लेते हैं। आउटिक वॉल्व ओपन्स व्हेन ब्लड फ्लोज आउट ऑफ योर लेफ्ट वेंट्रिकल
to your aorta, arteries that carry oxygenated blood, oxygen rich blood to your body, यानी कि oxygenated blood. And pulmonary valve क्या है? Opens when blood flows from your right ventricle to pulmonary arteries, the only arteries that carry oxygen poor blood to your lungs. अच्छा, ठीक है. अभी हम लोग, मैंने आपको बताया, चलो ये वाली आगे डिस्कस करेंगे इसको. आर्टरीज और वीन्स क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. ये आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में. तो ब्लड वेसल्स क्या है? योर हार्ट पम्प्स ब्लड थ्रू 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. अब क्या है, जो हार्ट है, हार्ट को आपकी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना है. तो ब्लड कैसे, जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में आपके बहुत सारे पाइप्स होते हैं ताकि वाटर सप्लाई हर जगह तक जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पहुँच पाए. तो जैसे आपकी बिल्डिंग के अंदर पाइप्स होती है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड वेसल्स कितने टाइप की दिख रही हैं आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं? एक है आर्टरीज, एक है वीन्स और एक है कैपिलरीज. तो आर्टरीज क्या करती है? आर्टरीज जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जो आपके हार्ट से आपकी बॉडी टिश्यूज पे जाता है, वो कैरी करने का काम कौन करता है? आर्टरी करती है. मतलब जहाँ पे भी आर्टरी होगी वो आर्टरी क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है. वीन्स ऑन द अदर हैंड, वीन्स का क्या काम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और कहाँ लेके जाना? हार्ट के पास, ताकि हार्ट उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करा सके. कहाँ, कैसे करवा सके? किस साथ कम्युनिकेट करके? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ कम्युनिकेट करके. ओके, नाउ वी हैव कैपिलरीज. कैपिलरीज आर स्मॉल ब्लड वेसल्स वेयर योर बॉडी एक्सचेंजेस ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड. यानी कि ऑक्सीजन, यहाँ से ब्लड आया, ये देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम हार्ट. हार्ट से क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, आया आया आया, ट्रेवल किया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी मसल है, इस मसल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया? गैस एक्सचेंज हो गया. यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन थी वो सारी ऑक्सीजन चली गई है मसल्स के पास. अब ये बन गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज और वीन्स को जोड़ने का काम करती है कैपिलरीज, और यहीं पे क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है. गॉट इट? ओके, तो अब क्या है, अब हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन टू द हार्ट. मतलब जो आपका हार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर कैसे रहा है. तो इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. देखिए यहाँ पे होता है एक साइनो आर्टरियल नोड, इसको बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड. साइनो आर्टरियल नोड क्या करता है? क्रिएट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट स्टार्ट्स एवरी हार्ट बीट. आपकी जो भी एक हार्ट बीट है उसका वो इनिशिएट कहाँ से होती है? ये आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये है साइनो आर्टरियल नोड. इसको नेशनल पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं. क्या करता है? यही से आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है और ये आगे फ्लो करता है ताकि आपका जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके. ठीक है, अब यहाँ से जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड से ट्रेवल किया और यहाँ पे आता है एक एवी नोड. एवी नोड के पास चले जाता है, क्या चले जाता है एवी नोड के पास? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे जाके ट्रेवल होता है और यहाँ पे आ जाता है. पहले स्टार्ट होता है ऐसे नोड से, उसके बाद सेकंड क्या है? एवी नोड के पास आता है. अब एवी नोड के पास क्या आता है? पॉजेस द सिग्नल फॉर अ स्प्लिट सेकेंड. 0.1 सेकेंड का अराउंड यहाँ पे पॉज कर देता है सिग्नल को. क्यों करता है? ताकि जो ऊपर की आपकी जो आर्टरी है ये कंप्लीटली फिल हो जाए और कंप्लीटली यहाँ पे जितना भी ब्लड इसने कैरी किया है वो सारा का सारा वेंट्रिकल के अंदर डंप कर दे. ठीक है, नाउ जो इसके बाद बंडल ऑफ हिज आपको यहाँ से दिख रहा होगा, अब ये यहाँ पे डिवाइड हो गए हैं. ठीक है, एक जा रहा है आपका राइट वेंट्रिकल की तरफ, कुछ ब्रांच जा रही है, कुछ ब्रांच जा रही है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ. ठीक है, तो बंडल ऑफ हिज क्या करता है? यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिवाइड कर देता है कहाँ पे? लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में. और लास्ट में आता है परकंजी फाइबर्स. परकंजी फाइबर्स ये आपको दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे, ये सारे ये पूरे वेंट्रिकल में फैले होते हैं. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये जाता है लास्ट में वेंट्रिकल्स के पास, और वेंट्रिकल्स इट फायर्स द सिग्नल क्विकली फ्रॉम द बॉटम अप. मतलब इनको इतनी जोर से ये फायर ये स्टिमुलेट करता है कि आपके जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ से जो ब्लड है वो बाहर निकलता है. और यही सेम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए. जो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, परकंजी फाइबर से जो स्टिमुलेशन आया, जो भी पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल आया, उसकी वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो भी ब्लड है वो आउटा के थ्रू बाहर निकल जाता है. तो ये एक सीक्वेंस है किसका? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन. क्या है देखिए एक बार फिर से. ऐसे नोड से सिग्नल जाता है एवी नोड से जाता है बंडल ऑफ हिस के बाद पुरकंजी फाइबर्स.
तो ये आपके सामने एक हार्ट का डायग्राम है। एक बार मैं आपको जो हम लोगों ने पढ़ा मैं एक बार दोबारा आपको समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है यहाँ से राइट ऑट्रियम में। क्या है ये, सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने एंटर किया, डंप हो गया राइट ऑट्रियम में। सिमिलरली लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है इंफीरियर वेना कावा से और डंप हो गया राइट ऑट्रियम के अंदर। राइट ऑट्रियम के ने जितना भी ब्लड रिसीव किया है वो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल जाएगा और कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, ठीक है। तो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि आर्टरीज क्या करती हैं, क्या करती है आर्टरीज, क्या कैरी करती है आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है आर्टरीज, ठीक है। और जो वीन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन अभी आप लोग का एक क्वेश्चन होना चाहिए था, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जा रहा है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी से कैसे ट्रेवल कर रहा है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन ऐसे एक्सेप्शन है, ठीक है। जो ये ऐसी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी वीन इकलौती ऐसी वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, ये आप याद रखेंगे। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, ब्लड आया राइट ऑट्रियम में एंटर किया, यहाँ से पुश हुआ राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए और जो ब्लड है वो निकल गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ गया, लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद गैस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर किया पल्मोनरी वीन से, पल्मोनरी वीन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आया लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम से पुश हुआ कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पुश हुआ और कहाँ गया, आउटा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में चला गया। जो जो जिन जिन टिश्यूज को, जिन जिन ऑर्गन्स को आपकी रिक्वायरमेंट है किसकी, ऑक्सीजन की, वहां पे जाके डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो ये था पूरा हार्ट का एनाटॉमी। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। मैम जो कंडक्शन सिस्टम अभी आपने बताया है, हाँ क्या वो रिस्पॉन्सिबल है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो भी हाँ बॉल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? हाँ, इसी के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल है, यही तो है। देखो, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जब तक आपकी बॉडी में कोई भी काम तब तक नहीं होगा जब तक उसके पास कोई भी सिग्नल नहीं जा रहा है। तो हार्ट के पास अपना खुद का एक पेस मेकर, इसको बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसको और कोई कंडक्शन की जरूरत नहीं है। ये आपको दिख रहा है जो, ये जो ऐसे नोड है, यहीं से आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है और उसके बाद ही ये पूरा हार्ट आपका काम कर पाता है। ओके, नाउ अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी देखना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्लड सप्लाई टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि जो जो सर्कुलेशन लंग्स के पास जा रहा है वो कौन सा हो जाता है, ये सेकंड दिख रहा है आपको, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। जब हार्ट जा रहा है, हार्ट से जो भी ब्लड सप्लाई हो रहा है पूरी बॉडी के लिए, वो है सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। हेपेटिक सर्कुलेशन क्या है, वैसे बेसिकली क्या होता है, आपका जो कोई ऑर्गन है उसके पास ब्लड जाता है, फिर वहां से ब्लड चला जाता है दोबारा हार्ट के पास चला जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ऑर्गन के पास, फिर चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास। लेकिन हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, मतलब जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां से जो ब्लड है वो ब्लड ट्रेवल करता है और उसके बाद वो जाता है पहले लीवर के पास, वहाँ पे डिटॉक्सिफाई होता है और उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन को जाके ज्वाइन कर लेता है। तो ये जो लिवर और जीआई ट्रैक्ट वाला जो आपका सर्कुलेशन इंक्लूड करता है वो होता है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। देन वी हैव कोरोनरी सर्कुलेशन। अब हमें पता है, अभी हम लोगों ने बात करी कि हमें पता है कि बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट को भी खुद के लिए जो सर्कुलेशन होता है, हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है और वो ब्लड हार्ट को ही पहुंचा रहा है, क्या पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है। तो ये जो सर्कुलेशन है फ्रॉम हार्ट टू हार्ट,
इसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट टू इटसेल्फ। अब क्या होता है, डेडिकेटेड आर्टेरियल सप्लाई होता है इसके अंदर, फीडिंग ऑक्सीजन डायरेक्टली टू मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या था, मैंने अभी बताया, हार्ट मसल को बोलते हैं, ठीक है, जो थिकेस्ट लेयर होती है हार्ट की। तो मायोकार्डियम वाया कोरोनरी आर्टरीज, कुछ डेडिकेटेड आर्टरीज होती हैं जिनके थ्रू हार्ट के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है। अब हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म है वो है आपका हार्ट रेट। तो हार्ट रेट क्या है, अ पर्सन्स हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स देयर हार्ट बीट्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, ठीक है, कितनी बार आपका हार्ट बीट कर रहा है, उसको बोलते हैं हार्ट रेट। अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब जब कोई पर्सन है वो कोई भी किसी भी तरीके की कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहा है, रेस्टिंग कंडीशन में है, ऑफ एन हेल्दी एडल्ट इज बिटवीन 60 से 100 बीट्स पर मिनट। ये कोई एक स्पेसिफिक रेंज, स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है कि एक बार 70 बार ही धड़कना चाहिए या 60 बार ही धड़कना चाहिए, ऐसा नहीं है, एक रेंज होती है हमेशा, ठीक है, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, सबकी बॉडी डिफरेंटली वर्क करती है, फिजियोलॉजी एक ही होती है पर अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है आपकी बॉडी की। तो यहाँ पे आपको रेंज दी हुई है, क्या रेंज है ये, 60 से 100 बीट्स पर मिनट। अब जो हार्ट रेट है ये वेरी कर सकता है मिनट टू मिनट, दैट एंड कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या किन किन चीज़ों की वजह से ये हार्ट रेट है ये वेरी कर सकता है। सबसे पहले एक्सरसाइज, आपने खुद ही नोटिस किया है, अभी आप रेस्टिंग कंडीशन में है तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। कहाँ तक इंक्रीज हो सकता है, ये 130 से 150 बीट्स तक भी जा सकता है। अब इलनेस, अगर आपको कोई सर्टेन कोई डिजीज़ है, ठीक है, या आप किसी वजह से बीमार पड़ गए हैं तो उसकी वजह से आपका हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज दोनों ही हो सकता है। देन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, मोस्टली वाटर होता है, ठीक है, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप पानी नहीं पीते हैं तो आपकी बॉडी से क्या होती है, आपकी स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से क्या होता है, ज़्यादातर वाटर बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। तो वॉल्यूम कम होने की वजह से एक बारी में जो हार्ट फॉर एग्जांपल 70 ml ब्लड पंप कर पा रहा था तो अब वो 40 ml ही कर पा रहा है। तो इसलिए, ठीक है, 70 ml ब्लड पंप कर पा रहा था हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार बॉडी के लिए, अब वो 40 ml ही कर पा रहा है क्योंकि 30 ml ब्लड वाटर यहाँ से निकल गया है, ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, तो इतना ही ब्लड ये पंप कर पा रहा है। तो अगर हमें, लेकिन बॉडी की जो मसल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट तो उतना ही है, उनको तो उतना ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो इसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा बार बीट करना पड़ता है ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंच पाए आपकी वर्किंग मसल्स तक, ठीक है। देन वी हैव अनदर टर्म विच इज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ड्यूरिंग सिस्टोल। अब सिस्टोल किसको बोलते हैं, जब आपकी हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल। यहीं पे आपको दिखेगा, डायस्टोल भी दिखेगा कहीं पे, तो डायस्ट ये दिख रहा है, ठीक है, तो डायस्टोल जो होता है ये होता है जब आपकी हार्ट की मसल रिलैक्स करती है, ओके। तो अब जहाँ पे भी सिस्टोल आएगा समझ आना, हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो ड्यूरिंग सिस्टोल मोस्ट बट नॉट ऑल द ब्लड ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स इज इजेक्टेड। इजेक्टेड मतलब पंप होता है, ठीक है। दिस वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड ड्यूरिंग वन बीट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब जो आपका यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड है वो एक बारी में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर पा रहा है आउट ऑफ दिस लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बारी में मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन में, ओके, समझ में आ रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपके वेंट्रिकल को लीव कर रहा है। तो जनरली ये होता है नियरली अराउंड 70 ml ऑफ ब्लड, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम, कि एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट हुआ है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से। टू अंडरस्टैंड स्ट्रोक वॉल्यूम कंसिडर द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल बिफोर एंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल सी बात है, आपका वेंट्रिकल है, इसको आप एक बलून की तरह एज्यूम कीजिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ डायस्टोल, इसमें आपने क्या किया, आपने बलून के अंदर बहुत सारा पानी भर दिया। अब क्या होगा, एक लिमिट होगी बलून की, जब तक वो वाटर को होल्ड कर पाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। तो वो जितनी कैपेसिटी होती है हार्ट की,
इसी बलून के ही शेप में हम लोग समझेंगे वेंट्रिकल को, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्लड क्या है, फिल हो गया। तो जब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्लड फिल हुआ तो इतने में जो ये है आपकी हार्ट मसल्स ये एक्सपैंड हो गई है, ठीक है। अब ये एक्सपैंड हो गई, अब ये जो है इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन हो चुका है, इससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकती है हार्ट मसल, तो इसको क्या बोलेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एक बार ध्यान दीजिए। एट द एंड ऑफ डायस्टोल मतलब जब वेंट्रिकल्स एक्सपैंड होना खत्म करते हैं, यानी कि जब उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड फिल हो जाता है, जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से थोड़ा सा पहले, द वेंट्रिकल हैज फिनिश्ड फिलिंग, मतलब जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर जाना चाहिए था उतना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो गया है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इट नाउ कंटेन्स इज कॉल्ड द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन से जस्ट पहले वेंट्रिकल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड होल्ड हुआ है उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसको हम डिनोट करते हैं ईडीवी से। अब क्या होता है, एट रेस्ट इन अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 100 ml। कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, जा रहा है अराउंड 100 ml, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एट द एंड ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब मैंने क्या बताया, कॉन्ट्रैक्शन। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था, अभी हम लोगों ने पढ़ा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कॉन्ट्रैक्शन से तुरंत पहले जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल के अंदर फिल हुआ है वो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब क्या हुआ, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बाद क्या करेगा, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसने क्या किया, सारा ब्लड को पंप आउट कर दिया। अब पंप आउट करने के बाद जो अमाउंट ऑफ ब्लड आपके वेंट्रिकल के अंदर बच गया है, द रिमेनिंग अमाउंट, द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो आपके वेंट्रिकल्स के अंदर बच गया है उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एक बार यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हैं इसको भी पढ़ लेते हैं। एट द एंड ऑफ सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन द वेंट्रिकल हैज कंप्लीटेड इट्स इजेक्शन फेज, यानी इजेक्शन फेज मतलब जितना ब्लड उसके अंदर था उसने बाहर निकालने का अपना काम पूरा कर चुका है। पर क्या होता है, सारा का सारा ब्लड आपके वेंट्रिकल से एक बारी में पंप आउट नहीं होता है, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड आपके वेंट्रिकल के अंदर रह जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन द वेंट्रिकल इज कॉल्ड द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जिसको हम ESV से डिनोट करते हैं, एंड इज अप्रोक्सीमेटली 40-30 ml के अराउंड ये रहता है, ठीक है। रेंज है इसकी भी 40 ml के अराउंड ही रहता है अंडर रेस्टिंग कंडीशंस। तो अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें, मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक बारी में कितना अमाउंट पंप कर पा रहा है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर पा रहा है, ठीक है। अभी अमाउंट निकालने का यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला दे दिया है, क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कितना ब्लड था, फॉर एग्जाम्पल 100 ml था, और माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अंदर कितना ब्लड रह गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40 ml लिया, चलिए 40 ml से हम लोग समझते हैं 40 ml उसने इजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था 100 ml, इसमें से कितना माइनस कर दिया हमने, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या था वो 40 ml, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया 60 ml, यानी कि आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितना हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू 60 ml, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। आई होप इट्स क्लियर, ओके। नाउ कार्डियक आउटपुट, अभी हम लोगों ने बात कर लिया हार्ट रेट के बारे में, हार्ट रेट क्या होता है, हम लोगों ने बात कर लिया स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में जिसको हम SV से डिनोट करते हैं। तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही होता है कार्डियक आउटपुट, यानी कि कार्डियक आउटपुट को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। कार्डियक आउटपुट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकल पर मिनट। अगर एक पंप में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ एक पंप में कितना किया वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक मिनट में कितना किया वो है कार्डियक आउटपुट। इसमें कंफ्यूजन की कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टर्म है। कार्डियक आउटपुट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड
pumped by ventricle per minute. 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपका हार्ट पंप कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या इसका फॉर्मूला देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, Q इज इक्वल टू हार्ट रेट HR इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम SP, ठीक है। एट अ रेस्टिंग हार्ट रेट, RHR का मतलब है रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ 70 बीट्स पर मिनट। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, उसकी हार्ट रेट कितनी है, हार्ट रेट कितनी है 70 बीट्स पर मिनट है, ठीक है, 70 BPM। और एवरेज एडल्ट बॉडी कंटेन्स अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। अराउंड हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है, अराउंड 5 लीटर के आसपास हमारा ब्लड होता है। तो इसका मतलब है कि जितना ब्लड हमारी बॉडी के अंदर है वो 1 मिनट में पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेट कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर। कैसे, देखिए हम ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एडल्ट है, उसका 70 बीट्स पर मिनट आपको हार्ट रेट देखने को मिल रहा है, और उसका कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग लेते हैं 70 ml है, तो 7 7 49, इतना ml ब्लड वो 1 मिनट में पंप कर पा रहा है, ठीक है। ये क्या है, 70 बीट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हार्ट 70 बार पंप कर रहा है, और एक बारी में 70 ml को ब्लड पंप कर पा रहा है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि 1 मिनट में टोटल कितना ब्लड पंप हो रहा है, कहाँ से, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से। ओके, तो टोटल कितना है 4900, अराउंड लगभग 5 लीटर के, ऑलमोस्ट अराउंड 5 लीटर। तो हमारी एक एवरेज जो एडल्ट बॉडी होती है उसके अंदर 5 लीटर अमाउंट ऑफ ब्लड ही प्रेजेंट रहता है, और सारा का सारा 1 मिनट में बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी। एनी क्वेश्चंस टिल हियर? हेलो, नो मैम। ओके, तो हम लोग कल मिलते हैं आप क्लास में, ठीक है। ये वाला एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज भी करेंगे। ओके, थैंक यू।